जय श्री राम मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट यूनिट की हो सकती है लास्ट वीडियो हो, है कि नहीं? क्योंकि अपन बाउंड हीलिंग देख रहे हैं जो लास्ट टॉपिक है, और जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन वीडियो को आप बार बार देखिए, लेकिन आप देखते नहीं हो, ये मुझे बहुत बड़ा दुख है। मैं बहुत मेहनत के साथ पीपीटी बनाता हूँ, लेकिन आप नहीं देखते हो। आप एक बार देखो, विश्वास करो, हो सकता है आपका जीवन ही बदल जाए। तो चलो करते हैं बिना देरी के स्टार्ट। हो सकता है ये वीडियो लंबी जाए, 40-50 मिनट की, लेकिन प्लीज ये वीडियो पूरा देखें, मजा आ जाएगा। चलिए तो खान सर के चरणों में सत सत नमन, और अपन करते हैं वीडियो का स्टार्टिंग। अपन देख रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि ये बहुत सारे घाव हैं। हमको भी होते हैं, खुदा ना खास्ता कभी आपको भी हो सकते हैं, भगवान करे ना हो, लेकिन हो सकता है, हो सकते हैं। तो जानते हो ये घाव होते कैसे हैं, क्यों होते हैं भाई, ये होते क्या है? देखिए, हमारी बॉडी में जब भी कभी सेल इंजर्ड होती है, सेल डैमेज होती है, या हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन में जब कोई भी चोट लगती है, उसी को अपन घाव बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, अनवांटेड ब्लड बाहर निकलता है, और फिर वो एक प्रकार का बाउंड का रूप ले लेता है, यानी घाव का रूप ले लेता है, और लंबे समय तक वो हील नहीं होता, यानी कि सही नहीं होता। अब अपन देखेंगे क्यों भाई ये घाव होता है, और किस किस फेजेस में होता है, और कैसे इसको अपन सही करने का प्रयास करेंगे। तो आज का अपना जो एजेंडा है, उस पे अपन करते हैं बात। एजेंडा क्या है आज अपना? सबसे पहले आप देखेंगे भैया, ये बाउंड हीलिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय क्या है, इसके बारे में अपन क्या जानते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। जो एग्जाम में बहुत बड़ा बार पूछा गया क्वेश्चन, भाई साहब व्हाट इज द बाउंड हीलिंग। फिर अपन देखेंगे भाई साहब इसके फेजेस क्या हैं, ये कितने फेजेस में होता है। यानी पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर फेजेस देखेंगे, फिर उसके बाद इसका प्रिंसिपल देखेंगे अपन, और फिर अपन टाइप्स देखेंगे, कुछ फैक्टर देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पूछे जाते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज करेंगे डिस्कस, और आज होने वाली है वीडियो लंबी, इसलिए प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। 10-15 मिनट ज्यादा ही आपका ले सकता है बस। जैसे 25-30 मिनट की वीडियो वैसे ही होती है, हो सकता है ये 50 मिनट तक की पहुंच जाए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। जैसे बेसिक बाउंड मैनेजमेंट आपने देखा ही है, किस प्रकार से अपन बाउंड्स को पहले स्पिरिट से या H2O से अपन साफ करें। बहुत अच्छे से साफ होने के बाद उसमें अनवांटेड मटेरियल को हल्का सा सीजर हो या फिर कोई चीज से बाहर निकाल सकते हैं। फिर उसमें बीनोडिन, जो भी आता है, आप उससे उसमें लगा उसके पट्टी बांध सकते हैं, या फिर कपड़े रख सकते हैं। जो जैसा प्रकार का बाउंड है उसको साफ करना, और उसपे जो भी जैसा कंटामिनेशन है उसको दूर करना, और उसको धीरे धीरे ट्रीट करने का प्रयास करना। ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं। तो देखते हैं बाउंड हीलिंग क्या होती है। बाउंड हीलिंग रिफर्स टू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाउंडिंग ऑर्गेन रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रॉय और डैमेज टिश्यू बाय न्यूअल प्रोड्यूस टिश्यू। आपके पास कोई बाउंड टिश्यू है, जो बाउंड हीलिंग की बात करें तो पहले तो अपन बाउंड्स की बात करते हैं, मैंने डाला नहीं इसमें। बाउंड मतलब कोई प्रकार का घाव जो जिससे आपकी सेल कट जाती है, जिसमें सेल में कट लग जाता है, और वो अनवांटेड तरीके से भद्दा दिखने लगता है, उसमें आपको पेन भी होता है, हो सकता है उसमें मवाद आ जाए, और हो सकता है उसमें भविष्य में कभी कीड़े भी लग जाए लंबे समय तक अगर बाउंड चला, और हो सकता है नॉर्मल आपका ब्लड निकले, और नॉर्मल आपकी एपिडर्मिस लेयर निकले। तो ये जब अगर बाउंड हो गया, तो इसको हील करना क्या है? तो बाउंड हीलिंग का मतलब होता है किसी भी घाव को भरना, या किसी भी घाव को अच्छा करना। तो बाउंड हीलिंग मतलब होता है आप हो, हम हैं, उन सब के पास एक ना एक, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये आपका क्या है? बाउंड है। ये क्या है? ये आपका कुछ ना कुछ बाउंड है, और इस बाउंड को अपन को ट्रीट करना है। इस बाउंड को क्या करना है? अच्छा करना है। तो जैसे ये देखो, नॉर्मल पहले ब्लड आया, ये ऐसा है, धीरे धीरे दूसरे स्टेट में ये थोड़ा सा और साफ हुआ, फिर और साफ होके नॉर्मल हाथ बन सकता है। तो क्या होगा? एक ऐसा हाथ, एक ऐसा बाउंड जो बहुत तरह से, एक ऐसी सेल जो पूरी तरह से, एक ऐसा टिश्यू जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, एक ऐसा टिश्यू
जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, और अब उसको क्या करना, नया टिश्यू बनाना या नई सेल का निर्माण करना, इसको बोलते हैं अपन बाउंड हीलिंग। यानी आपकी बॉडी की कोई भी सरफेस में या बॉडी के कोई भी पार्ट में जहाँ पे बाउंड है उसको सही करके एक नई सेल बनाना और एक नए टिश्यू का निर्माण करना, इसे बोलते हैं अपन क्या, बाउंड हीलिंग। आ गया। बाउंड हीलिंग का मतलब होता है हिंदी में घाव का भरना, जो हिंदी मीडियम वाले समझ ले। इन डैमेज स्किन इन डैमेज स्किन क्या, द एपिडर्मिस डर्मिस। एपिडर्मिस मतलब सरफेस, एपिथेलियल लेयर। एपिडर्मिस आपको पता ही है, आपकी जो स्किन है उसकी जो पहली लेयर होती है उसको अपन एपिडर्मिस बोलते हैं, दूसरी लेयर को डर्मिस बोलते हैं। डर्मिस डीपर कनेक्टेड लेयर फॉर्म ए प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारी जो अनडैमेज्ड स्किन होती है ये क्या करती है, इसमें जो आपकी डर्मिस लेयर है, समझना बात को, जो आपकी डर्मिस लेयर है वो क्या करती है, एपिडर्मिस लेयर को प्रोटेक्ट करती है। ध्यान रखना, डर्मिस लेयर, सॉरी सॉरी, एपिडर्मिस लेयर आपकी डर्मिस लेयर को प्रोटेक्ट करती है। मैंने उल्टा बोल दिया, आप जो समझ लीजिए। एपिडर्मिस चूंकि बाहर की लेयर है, वो आपको पता है जैसे अपने बाहर का एनवायरनमेंट होता है, इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि आपके पिताजी हैं और कोई लड़की है, तो जब कोई भी बच्ची अपने पिता के साथ जाती तो अपने आप को बहुत सेफ महसूस करती है। इसी तरह समझ लीजिए कि एपिडर्मिस है आपकी क्या, पिताजी, और आपकी जो बच्ची है वो क्या है, डर्मिस है। यानी जब डर्मिस एपिडर्मिस के साथ में होती है तो बहुत सेफ होती है। अगर कहीं पिता चले गए और फिर लड़की वो अकेले हो गई तो फिर उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आएंगे कि नहीं आएंगी, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको। तो इसलिए अगर हमारी स्किन में डर्मिस लेयर तब सेफ है जब एपिडर्मिस वहां पे प्रेजेंट है। अगर एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होगी तो जैसे वो बच्ची बेचारी परेशान हो रही थी, उसी तरह से आपकी जो लेयर है, जो आपकी एपिडर्मिस लेयर है, वो भी परेशान होगी। चलिए देखते हैं एक, व्हेन द बैरियर इज ब्रोकन, जब एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच का बैरियर ब्रोक हो जाता है, यानी फादर कहीं चले गए या टूट गए या गिर गए, सॉरी गिरे तो ना कभी, या उनके साथ में ना, इरेगुलर सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल इवेंट्स, रेगुलर से बाय is set into motion to repair the damage। देखो, जब आपका मतलब बैरियर ब्रेकेज हुआ, सिक्यूज हुआ, तो अपने को ये चाहिए कि हम कैसे भी करके जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर मतलब होता है सुधार, उसको अपन क्या कर सकें, सुधार सकें। तो जितना अधिक अपन सुधारेंगे, यानी बाउंड हीलिंग का मतलब होता है कि जो भी घाव हुआ है जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रही है, उस घाव को क्या करना, कैसे भी करके भर देना और एक नई सेल का निर्माण करना या उस सेल का रिपेयरिंग करना। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसको हम मैं इरेज किए दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। इसको चलते हैं आगे, करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है अपना, देखिए आपको दिख रहा है ना बाउंस, इसको बहुत ध्यान से देखिए, देखते रहिएगा, ये जो बाउंस दिख रहा है। इसके बाद देखते हैं क्या देखना है भाई, देखना है कि प्रोसेस कितनी है। द प्रोसेस इज डिवाइड इनटू प्रेडिक्टेबल फेज। पहली है होम्योस्टेटिस, यानी ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का बनना। दूसरा है इन्फ्लामेशन, यानी वहां पे या तो आपको दर्द होने वाला है, या तो आपको दर्द होने वाला है यानी पेन होगा, या फिर आपको क्या होगा, वहां पे रेडनेस आएगी, वहां पर हो सकता है आपका क्या हो, जलन हो आपको, उसके साथ स्वेलिंग आएगी, उसके साथ वो आपका लॉस ऑफ फंक्शनिंग, यानी आपका वो अंग काम नहीं करेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पे आने वाली हैं। स्वेलिंग आने वाली है, दर्द होने वाला है, रेडनेस आने वाली है, स्वेलिंग आने वाली है, दर्द होने वाला है, रेडनेस आने, ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पे आने वाली है। प्रोलाइफरेशन मतलब ग्रोथ ऑफ न्यू सेल। सबसे पहले होमोस्टेट होगा, ब्लड क्लॉट होगा, फिर आपको ये दर्द का महसूस होगा। दर्द अच्छा है, लेकिन याद रखना इन्फ्लामेशन वाला दर्द अच्छा है। जैसे कहते हैं दाग अच्छे हैं, वैसे हम बोल रहे हैं दर्द
अच्छा है, फिर आपका नई सेल का निर्माण होने वाला है। यानी सबसे पहले क्या होगा, ब्लड का क्लॉटिंग होगा। जिस जगह पे चोट लगी है उस जगह पे सबसे पहले क्या होती है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, यानी ब्लड रक्त का थक्का जमता है। सबसे पहले क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है या फिर ब्लड की क्लॉटिंग होती है। उसके बाद इन्फ्लामेशन होता है, फिर नई सेल का निर्माण होता है और फिर उसका नई सेल को रीमॉडलिंग यानी दोबारा से मैच्योर किया जाता है, यानी दोबारा से उसको अच्छा बनाया जाता है। होम स्टेटस क्या है, विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट ऑफ इंजरी। जैसे ही आपको चोट लगी उसके कुछ ही मिनटों में, यानी 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट मान लो, प्लेटलेट्स इन द ब्लड बिगिन स्टिक टू द इंजर्ड सेल। आपकी जो इंजर्ड साइट्स है वहां पे प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, स्टिक होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या जमता है, रक्त का थक्का जमता है। दे चेंज इनटू एमॉर्फस शेप मोर सुटेबल फॉर क्लोटिंग। और वो एक ऐसे शेप का निर्माण करती है जिसके कारण अच्छी से अच्छी क्लोटिंग हो सके, अच्छी से अच्छी मतलब वहां पे थक्का जम सके। एंड दे मतलब ऐसा शेप बना लेंगी, जैसे आपको चिकनी फर्श पसंद है, चिकनी कमर पसंद है, लेकिन अगर आपको बर्तन साफ करने हैं तो फर्श कैसी चाहिए, अगर आपको फर्श तो चिकनी चाहिए, लेकिन अगर बर्तन साफ करने हैं, सॉरी, अगर आपको कपड़े साफ करने हैं तो फर्श कैसी चाहिए, तो थोड़ा सा दरदरापन चाहिए। वैसा ही अगर वहां पे क्लोटिंग करवानी है तो थोड़ी सी सरफेस कैसी होनी चाहिए, हल्की सी अमॉर्फस शेप में होनी चाहिए, हल्की सी दरदरी होनी चाहिए, उभरी हुई होनी चाहिए, जाकि ताकि वहां पर ब्लड बाहर ना निकल सके और वहां पर थक्का जम जाए। याद रखना, होमोस्टेसिस में क्या होता है, ब्लड का क्लोटिंग होता है, प्लेटलेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कहानी कुछ ही मिनटों में होती है। ये कहानी क्या होती है, कुछ ही मिनटों में होती है। अगर भाई साहब, अगर ब्लड का क्लोटिंग ना हो, थक्का ना जमे, आपका एमॉर्फस शेप ना बने, तो फिर इंजरी आपकी कभी भी क्या होगी, सही नहीं होगी और आपका कभी भी बाउंस हील नहीं होगा, याद रखना। एंड क्लॉटिंग एंड दे रिलीज केमिकल सिग्नल टू प्रमोट क्लॉटिंग। और जो क्या ऐसा एनवायरमेंट मतलब कि बदला जिसके कारण जो आपके केमिकल हैं, सिग्नल्स हैं, वो ब्रेन को जाते हैं कि भैया अब यहाँ पे क्लॉटिंग करना जरूरी है। दिस रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिन। इसके कारण क्या होता है, फाइब्रिन आपको पता ही है, फाइब्रिन प्रोटीन का क्या हो जाता है भाई साहब, एक्टिवेशन हो जाता है। विच फॉर्म्स, जिसके कारण क्या होता है, इसके कारण आपका विच फॉर्म से मैस, जिसके कारण मैस का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपका एम्फॉर्फस से बन गया और क्लॉटिंग के लिए सुटेबल एनवायरमेंट बन गया, क्या हो गया, सुटेबल एनवायरनमेंट बन गया, तो उससे क्या होंगे, आपके केमिकल सिग्नल रिलीज होंगे और जिससे क्या हो जाएगा, आपका फाइव जो केमिकल सिग्नल रिलीज होंगे और केमिकल सिग्नल क्या करेंगे, आपका उनको प्रमोट करेंगे जो आपका क्लोटिंग करवाते हैं। जिससे क्या होगा, फाइब्रिन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे मैस का फॉर्म होगा और एक्ट एज ए ग्लू, जो किसकी तरह, मैस मतलब कहलाता है चिपकना, एक प्रकार का चिपकाव जैसी चीज बनना, जो कि किसकी तरह काम करेगा, ग्लू की तरह काम करेगा, यानी जो जैसे गूंद होती है। टू बाइंड अ प्लेटलेट्स टू ईच अदर, जो क्या करेगा, प्लेटलेट्स को एक दूसरे से बांधता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग ना हो, उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए, जो क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देगा उसको एक अवार्ड हमारी तरफ से दिया जाएगा। वो अवार्ड होगा एक एंड्रॉयड फोन, जिसका जवाब सबसे पहले आएगा और जो जो टॉप 10 में आएगा उसको क्या होगा, दिया जाएगा। मैश एंड एक्ट एज ए ग्लू टू बाइंड प्लेटलेट्स टू ईच अदर। ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को आपस में बांधते हैं। यानी याद रखना, सबसे पहले पूरी कहानी समझना, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपका जैसे ही आपको चोट लगी तो कुछ मिनटों में आपकी प्लेटलेट्स बनना बॉडी में स्टार्ट हो गई, ये स्टिक होना, टू द इंजर्ड साइट को स्टिक करने के लिए प्लेटलेट्स आ गई। उसके बाद में आपके बाहर का एनवायरनमेंट एमॉर्फस शेप में हुआ, यानी थोड़ा सा उभरा हुआ हुआ।
जो कि मोर सुटेबल होता है क्लॉटिंग के लिए। और जैसा ही ये एनवायरनमेंट मिला तो हमारे ब्रेन में सिग्नल पहुंचा कि भैया फाइब्रिन को रिलीज करो, उसको एक्टिवेट करो, तो उससे आपकी क्लॉटिंग बढ़ेगी। तो जैसे ही फाइब्रिन एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या बनाया, उसने एक मैश बनाया। मैश क्या होता है, जो कि ग्लू की तरह काम करता है और प्लेटलेट्स को आपस में बांध देता है। दिस मेक ए क्लॉट, ये थक्का जमाता है। दैट्स एबल टू प्लग द ब्रेक इन द ब्लड वेसल्स, स्लोइंग प्रिवेंटिंग फर्दर ब्लीडिंग। और स्लो स्लो क्या करता है, यह क्लॉट आपका ब्लीडिंग को रोकता है, यानी ब्लीडिंग नहीं हो पाती। यानी अगर थक्का ना जमे तो ब्लीडिंग होगी, अगर थक्का जम गया तो ब्लीडिंग नहीं होगी। इन्फ्लामेशन क्या होता है भैया, ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होती है, जो आपकी डैमेज सेल होती है, कौन सी सेल होती है, डैमेज सेल होती है एंड डेड सेल होती है, आर क्लियर आउट, जो आपकी बॉडी से यानी क्लियर बाहर हो जाती है, अलोंग विद बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस। और उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत से बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं और उसके कारण इन्फ्लामेशन क्या, along with बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस और वायरस, और उसके कारण जो आपके बैक्टीरिया वायरस वहां पे आए हैं उसको इन्फ्लामेशन क्या कर देता, वहां पर आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन में देखें तो आपका न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स वगैरह लिम्फोसाइट से आकर के उसको किल कर देते हैं। यानी सबसे पहले इस फेज में क्या होता है, डैमेज एंड डेड सेल आर क्लियर्ड आउट, बाहर बॉडी से निकल जाती है, याद रखना। इसके बाद क्या होता है, दिस हैपन थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, यानी आपके बैक्टीरिया और वायरस जो कि वहां पे आ गए थे उसको खाने की और उसको साफ करने की प्रोसेस, यानी फैगो मतलब होता है खाना, सेल्स के मटेरियल जो जो सेल्स में अनवांटेड मटेरियल उसको क्या करना, खा जाना, यानी उसको फैगो कर जाना। वो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस में क्या होते हैं, आपको दर्द, चुभन, ये सब चीजें होती है। इसके कारण क्या होती है, हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो आपके उस डैमेज सेल पे आ जाती है जहां पे बैक्टीरिया वायरस है और उसको क्या कर देती है, इनगल्प करती है। वाइल व्हाइट ब्लड सेल इनगल्प डेविल्स एंड डिस्ट्रॉय, डेविल्स को यानी जो आपका बैक्टीरिया वायरस है उसको क्या कर देती है, इनगल्प यानी गुटक जाती है और इसको खत्म कर देती है। क्या कर देती है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी न्यूट्रोफिल्स, लिख लीजिए, आपको ऐसे मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। न्यूट्रोफिल्स, इसोसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह ये काम करते हैं। उसके बाद अपन देखें कि प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर आर रिलीज इनटू द बाउंड, बाउंड में प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं। दैट कॉजेस द माइग्रेशन एंड डिवीजन ऑफ द सेल ड्यूरिंग द प्रोफिलेटिव फेज, इस फेज की ड्यूरिंग एक कहानी जनरेट होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रोफिलेशन फेज, इसी को बोलते हैं ग्रोथ फेज। आपकी जो प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर होते हैं क्या करते हैं, ये आपके बाउंड पे यानी घाव पे रिलीज हो जाते हैं। जो क्या होता है, जिससे प्लेटलेट पास पास आ जाती है और अक्का थक्का, जिससे क्या होता है, माइग्रेशन होता है और सेल का दोबारा से डिवीजन होता है। और फिर ड्यूरिंग द इस फेज में कहानी स्टार्ट होती है। जब सेल डिवीजन होगा तो नई सेल बनेगी, जो कहानी इसमें स्टार्ट होने वाली है। ये प्रोलाइफरेशन जो फेज होती है इसमें क्या होता है, इसमें आपका नई सेल का निर्माण होता है। इसमें कौन सी सेल का निर्माण होता है, नई सेल का। इन दिस पेज एंजियोजेनेसिस, कैलोजन डिपोजिशन, ग्रेनुलेशन, टिश्यू फॉर्मेशन, एपिथेलियल, मतलब ये आपकी जो सेल डिवीजन के जितने भी पार्ट है सब इसमें सम्मिलित हो। यानी ध्यान रखना, इसमें सेल डिवीजन होने वाला है, जो अपन पढ़ चुके हैं, और ज्यादा होगा तो अपन एक आध लेक्चर में पढ़ लेंगे। इसमें याद डीप नहीं जाए, याद रखना कि इसमें सेल डिवीजन होने वाला है। इन एंजियोजेनेसिस होगा, इन दिस फिर कैलोजन्स, डिपोजिशन, और फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो एंजियोजेनेशन में क्या होता है, बस्कुलर एंडोथेलियर सेल्स फॉर्म ए न्यू ब्लड वेसल्स। इसमें जो बस्कुलर एंडोथेलियर सेल है, इस प्रकार की होती है बस्कुलर एंडोथेलियर सेल, ये क्या करती है, ये न्यू ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि अच्छा बताइए एंजियोजेनेसिस में क्या होता है, तो आप बोलोगे एंजियोजेनेसिस में जो बस्कुलर एंडोथेलियर सेल है वो क्या करती है, न्यू ब्लड वेसल्स का निर्माण करती है, न्यू ब्लड वेसल्स को बनाती है।
और किसमें, एंजियोजेनेसिस में, जो आपकी ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू है। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, फेजेस पढ़ रहे हैं बाउंड हीलिंग को सही करने के, याद रखना। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें अपन, एंजियोजेनेसिस अपन ने पढ़ ही लिया। इसके बाद कोलेजन का डिपोजिशन होगा, ये सारी चीजें से आपका एंड बाउंड का कॉन्ट्रैक्शन होगा। रीमॉडलिंग में जब आपका नई सेल बन जाएगी तो उसके बाद में आपका ड्यूरिंग मैच्योरेशन एंड रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग यानी यही कहलाता है, ठीक है ना। कोलेजन इज realigned along tension lines, cell that are no longer needed are removed by programmed cell death और एपोप्टोसिस। रीमॉडलिंग में क्या होता है, सेल को क्या होती है, ज्यादा लंबे समय तक प्रोग्राम जो सेल डेथ है इसको एपोप्टोसिस कहते हैं। एक्सीडेंटल सेल डेथ को क्या बोलते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए क्वेश्चन है, एक्सीडेंटल सेल डेथ को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल सेल डेथ को। तो इसमें क्या करना है, इसमें रीमॉडलिंग करना है, नो लॉन्गर, मतलब इसमें आपकी एपोप्टोसिस की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम सेल डेथ की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या होता है, कोलेजन रिलाइज्ड अलोंग टेंशन लाइंस एंड सेल डाटा नो लॉन्गर नीडेड, यानी जो जिसको एपोप्टोसिस का नहीं होता है उसी का रीमॉडलिंग होता है, याद रखना। जिसका एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ, यानी प्रोग्राम तरीके से सेल को मारना, ठीक है ना। एक्सीडेंटल मतलब अचानक से। मैच्योरेशन जो लास्ट की फेज होती है, इसमें ड्यूरिंग द मैच्योरेशन फेज आपका द न्यू टिश्यू स्लोली गेन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबल, जो नई सेल है क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। क्या हो जाती है, नई सेल फ्लेक्सिबल हो जाती है। यानी ये आपकी देखो, ये सुंदर लड़की की तरह इसकी जैसे कमरिया लचके रे हो रही ना, कमरिया लचके रे, वैसे ही इसकी भी जो मैच्योरेशन फेज में जो न्यू टिश्यू सेलुलर गेन्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबल, हेयर कोलेजन फाइबर्स TC remodeling mature, there is overall increase in tensile stress. Maturation phase varies greatly from bound to bound often, मतलब इसको लगभग 21 दिन से 2 साल 2 साल तक लग सकते हैं, याद रखना। The healing process is remarkable and complex. It is also susceptible to interruption due to the local and systemic factors, जो आगे अपन पढ़ेंगे, include moisture हो गया, infection हो गया, एंड एज हो गया, न्यूट्रिशन स्टेटस, बॉडी टाइप वगैरह सारी चीजें, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करता है। व्हेन द राइट हीलिंग एनवायरनमेंट इज एस्टैब्लिश्ड द बॉडी वर्क इन द बाउंड्रस वेव्स टू हील द रिप्लेस डेविएशन टिश्यू। चार फेस अपन को देखना है, देखिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह है, इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड तो करा ही देंगे। होम स्टेटस में क्या होता है, टाइम पोस्टेज तुरंत होगा, मैंने बोला था फ्यू मिनट में। इसमें इसमें प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होती हैं और ये क्लोटिंग फंक्शन को स्टार्ट करता है। एनालॉगी यूटिलिटी वर्कर्स कैप ऑफ ब्रोकन यूटिलाइज, इन्फ्लामेशन 1 से 4 दिन में होता है। इसमें न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस काम करते हैं। इसमें सेल क्या करती है, आपकी सेल, आपकी जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स है वो आपके अनवांटेड बैक्टीरिया को मारती है, उसको खाती है और बाहर साफ करती है। और नई सेल जो आपका प्रोलिफरेशन, न्यू सेल जनरेशन है, उस ये 4 से 21 दिन में होता है। इसमें मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, एंजियोसाइट, न्यूट्रोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट सारे फिल डिफेक्ट रीएस्टाब्लिश स्किन क्या करती है, एक नई सेल का निर्माण करती है। जैसे इसमें फ्रेमल, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, यानी सब चीजें ऐसी में आती हैं। रिमॉडलिंग 21 से 2 साल तक लग सकता है। फाइब्रोसाइट्स इसमें सेल इन्वॉल्व रहती है। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि रिमॉडलिंग में कौन सी सेल इन्वॉल्व रहती है, तो बोला फाइब्रोसाइट्स। आपसे पूछा जाने वाला इन्फ्लामेशन में तो आपको पता है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज। होमोस्टेसिस में आपका फाइब्रिन भी रिलीज होता है। और इसके बाद में आपका जो प्रोफिलेशन फेज, इसमें माइक्रोफेज, लिम्फोसाइट, एंजियोसाइट्स वगैरह। फाइग्रोसाइट्स, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा, रिमॉडलिंग या मैच्योरेशन में कौन सी सेल इन्वॉल्व रहती है, तो आपका आंसर होना चाहिए फाइब्रोसाइट्स। क्या आंसर होना चाहिए, फाइब्रोसाइट्स। क्या आंसर होना चाहिए, याद रख लेना, फाइब्रोसाइट्स। फाइब्रोसाइट्स क्या होती है, इसमें इन्वॉल्व रहती है। डेवलप टेंसल स्ट्रेंथ, टेंसल की स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, इंटीरियर फिनिशिंग करता है। क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है वो फाइब्रोसाइट से पूछा गया है, याद रख लेना है। ये देखिए आपको एक कंडीशन दिख रही है फर्स्ट फिगर में, क्या, एल्डरली पेशेंट हु सफर ट्रूमा। ये पेशेंट किससे सफर कर रहा है, ट्रोमा से सफर कर रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। व्हेन ही सी बैनेज्ड हर लेग्स
on the coffee table, इसको coffee table, C is on warfarin which contribute to injured become large black homeotop. What is the safety from support healing bounds? फिगर 2 में यंग स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से होती है। थर्ड में क्या है, क्रोनिक अल्सर, क्रोनिक क्या है, अल्सर है। तो इस सारे फिगर्स आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना है। फ्रिल्स एल्डरली वुमेन विथ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लोअर लेग एडिमा, उसको लोअर लेग एडिमा, यहाँ पर क्या है, क्रोनिक अल्सर, लंबे समय तक चलने वाली छाले, और इसमें क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है। याद रख लेना आपको, ये चीजें आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए थोड़ा सा हल्की सी स्पीड बढ़ाते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है बाउंड हीलिंग का, इंटैक्ट स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेन। सबसे पहले तो अपना प्रिंसिपल है कि आपका कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके विरुद्ध अपन कैसे लड़ते हैं। केयरफुल हैंड हाइजीन इज यूज टू इन केयरिंग फॉर, अगर आप अपने बाउंड को केयर करना चाहते, देखिए कितनी अच्छी तरीके से उसने हाइजीन का यूज किया, बढ़िया मस्त साफ सुथरा, आपको ग्लव्स दिख रहा है, बहुत अच्छी जगह पे रखे, यानी हाइजीन का यानी सेफ्टी का, साफ सफाई का बहुत ज्यादा महत्व है इस बाउंड्री के अंदर। याद रखना, जितना ज्यादा आप जैसे साफ एनवायरनमेंट में रहोगे उतना ही ज्यादा साफ सुथरा और जल तरीके से आपका wound heal होगा। The body responds systematically to trauma of any of its part. Body response क्या, systemic response करती trauma of any of its part. Adequate blood supply is essential for normal body response to injury. अगर आपकी बॉडी में इंजरी हो गई है कोई पार्ट में, तो आपका जो ब्लड की सप्लाई है वो बहुत स्पीड में होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल हीलिंग इज प्रोमोटेड व्हेन द बाउंड इज फ्री ऑफ फॉरेन मटेरियल। नॉर्मल जो हीलिंग होती है जल्दी होती है, मतलब आपका जो बाउंड है, जो घाव जल्दी भरता है अगर अपने एंटीबायोटिक यूज कर लिया, या फिर अपना जो घाव है उसमें फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपका वायरस हो गया, फंगाई हो गया, ये सारी चीजें अगर आपके घाव में इन्वॉल्व नहीं है तो आपका घाव बहुत जल्दी क्या हो जाता है, भर जाता है, और बहुत जल्दी भरने वाला होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी नॉर्मल हीलिंग तब होती है जब आपका घाव फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जब क्या होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तब आपका घाव बहुत जल्दी से भरता है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड हीलिंग, कितने प्रकार के बाउंड सीलिंग होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको क्या दिख रहा है, प्राइमरी दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है कौन सा, सेकेंडरी होता है, और ये कौन सा होता है, ये टर्सरी होता है। प्राइमरी घाव देखो ये है, इंक्रीज ग्रेनुलेशन, लेट शटरिंग, वाइड स्क्रैल, यहाँ पे शटर कर दिया गया है। प्राइमरी क्लीन, प्राइमरी जो हीलिंग होती है उसमें क्या होता है, क्लीन इंसाइज्ड बाउंड, सर्जिकल बाउंड, बाउंड क्लोज्ड बाय शटरिंग, शटरिंग के द्वारा आप उसको प्राइमरी घाव को, यानी उसमें क्या कहते हैं वो लगा, टाके लगा दो। स्किन ग्राफ्टिंग और फ्लॉप क्लोजर, इन सब के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको बांध सकते हैं। सेकेंडरी हाईली कंटामिनेटेड बाउंड होता है और टिश्यू लॉस, बाउंड इज लेफ्ट ओपन टू हील, क्या होता है, इसको अपन खुला छोड़ना पड़ता है कि कुछ लोग इसमें खत्म हो जाएं, जो मतलब जो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हट जाए। याद रखना, प्राइमरी बाइंड को अपन क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। पहले उसको साफ कर दिया, साफ करने के बाद उसमें बढ़िया दवा लगा दी, दवा लगाने के बाद उसमें शटरिंग कर दी और स्किड की ग्राफ्टिंग कर दी, और या फिर उसको फिलैप कर दिया, फिलैप मतलब उसको मोड़ दिया, मतलब वो ग्राफ्टिंग को चारों तरफ से लपेट दिया। टर्सरी में क्या होता है, कंटामिनेटेड बाउंड ट्रीटेड बाई डेब्रीमेंट। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि डेब्रीमेंट प्रोसेस क्या है, जो बताएगा वो सही आंसर पाने पर उसको अवार्ड दिया जाएगा। बाउंड क्लोज्ड बाई शटरिंग, स्किड ग्राफ्टिंग, इसको भी अपन करते हैं लेकिन इसको डेब्री बैंड के द्वारा ट्रीट किया जाता है। याद रखना, पहले में क्या करते हैं, अपन घाव को साफ करते हैं, साफ करने के बाद उसमें शटरिंग यानी उसमें टाका लगाते हैं, ग्राफ्ट और फिर पट्टी लपेट के उसको छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। सेकंड में क्या किया जाता है, कंटामिनेटेड बाउंड और टिश्यू लॉस हो जाता है, बाउंड को थोड़ा सा ओपन छोड़ देते हैं ताकि वो क्या हो सके, जैसे आपको दिख ही रहा है इसमें ओपन छोड़ दिया जा रहा है,
इसमें इसको घाव को बंद कर दिया जा रहा है। और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें डेब्रेंड का यूज कर रहे हैं और क्लोज्ड बाई शटर, शटर के द्वारा इसको बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है ना। ऐसे अपन को याद रखना रूल्स ऑफ कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्लेटलेट ड्राइवेड ग्रोथ फैक्टर है, चूंकि प्लेटलेट्स इन्वॉल्व है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रहेगा, याद रखना। और जी आ सकता है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। आपकी जो तीन में से तीन, दो नाम दे देगा, कह दो इनमें से कौन सा हीलिंग के लिए ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो बोला एफजीएफ। बताइए एफजीएफ क्या हीलिंग की रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे यस। कौन सा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। एफजीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है हीलिंग में, तो आप बोलोगे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइंग ग्रोथ फैक्टर आईजीएफ, आईजी एक जीएफ और दो जीएफ। इंसुलिन लाइक जो ग्रोथ फैक्टर होता है, ग्रोथ फैक्टर एक्ट एज सेल्स बाय सरफेस रिसेप्टर बाइंडिंग। ग्रोथ फैक्टर हैव अ डिफरेंट एक्शन ऑन डिफरेंट सेल्स। ग्रोथ फैक्टर क्या रखता है, हर सेल्स पे डिफरेंट डिफरेंट एक्शन रखता है। स्टिमुलेशन ऑफ एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस आपको मैंने बताई दी थी। इस प्रकार से सारे फैक्टर आपको देख लेना है। फैक्टर अफेक्टिंग द बाउंड हीलिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बाउंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले माल न्यूट्रिशन सिस्टमेटिक फैक्टर होता है। नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस इज डिले एंड इम्पेयर्ड लीड्स टू ब्रेक स्कार्ड फॉर्मेशन, हाइपोक्सिस बाउंड इन्वायरमेंट। ऑप्टिमल कैलोजन सिंथेसिस ऑफ बाउंड हीलिंग रिक्वायर ऑक्सीजन। अगर आपका ऑक्सीजन नहीं होगा तो बाउंड अच्छे से नहीं बढ़ेगा, याद रख लेना। को फैक्टर है ऑक्सीजन, यहाँ पे किसकी तरह काम करता है, को फैक्टर की तरह काम करता है। इसके बाद क्रोनिक रीनल हेपेटिक डिसीज में डिस्क्रीज कोलोजन सिंथेसिस, कोलोजन का सिंथेसिस, कैलोजन का सिंथेसिस क्या हो जाता है, ये बोन्स के अंदर पाया जाता है, याद रखना। सेल बोन्स की सेल का एक टाइप है, उसके अंदर पाया जाता है। लीड्स टू वीक स्कार एंड फॉर्मेशन, जो भी घाव हुआ है उसको लीड करने के लिए। स्मोकिंग इम्पेयर बाउंड हीलिंग बाय कॉसिंग कॉटेनियस वेसो कॉन्ट्रैक्शन, निकोटिन इम्पेयर कोलोजन सिंथेसिस। ये सारी चीजें आपको देखना है। इसके बाद लोकल फैक्टर्स कौन से, इन्फेक्शन है आपका, बाउंड हाइपोक्सिया, इडिमा। इडिमा आपको पता ही है, कोई भी सेल का बड़ा हो जाना। देखिए ये जो क्यूट है, ये लोकल फैक्टर, ये अगर ऐसा चाहिए, इससे इसको ऐसा घाव हुआ था, जब घाव हील हो गई तो कितनी क्यूट लगने लगी। अम, जैसे इसने गोली मार ली तो इसको ऐसा घाव हुआ, तो फिर बाद में इसकी हीलिंग हो गई, अच्छी हो गई। आयोनाइजेशन रेडिएशन लीड्स टू एब्नॉर्मल हीलिंग। ये क्या करता है, अगर एब्नॉर्मल तरीके से, यानी इस लड़की ने क्या कर दिया, इसको गोली मार दी तो इसका पैर ऐसा हो गया, हाथ ऐसा हो गया, फिर बाद में तो वो ये पट्टी बांधे हुए ना, पैर को भी इसने सही कर लिया कैसे भी करके। ठीक है ना। केमिकल एजेंट्स के थ्रू भी अपन बाउंड हीलिंग कर सकते हैं, बाउंड हीलिंग मतलब घाव भर सकते हैं। Bound hypoxia, local damage to vessels from trauma, edema around the bound, excessive tension due to shuttering leads bound hypoxia. Hypoxia lead to impaired fibroblast, new cells and collagen synthesis वगैरह। ये सारी चीजें आपको समझना है। इसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। व्हाट आर द 5 प्रोसेस ऑफ बाउंड हीलिंग। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ हीलिंग, प्राइमरी इंटेंस एंड सेकेंडरी और टर्सरी। आपको दोनों टाइप्स के बताए हैं। व्हाट आर द 4 सी ऑफ बाउंड हीलिंग। 4 सी सेलुलर रिस्पॉन्स, कोगुलेशन, कंटामिनेशन एंड क्लोजर। बहुत पूछा गया जाता है 4 सी। 4 सी मतलब, एक सी मतलब कोगुलेशन, पहले सेलुलर रिस्पॉन्स, दूसरा कोगुलेशन, तीसरा कंटामिनेशन और चौथा क्लोजर। इसके बाद हुआ 6 फैक्टर डेट प्रमोट बाउंड हीलिंग। ब्लड प्रेशर आपका बाउंड हीलिंग को प्रमोट करता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम ज्यादा है तो बाउंड हीलिंग अच्छे से नहीं होगा। ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, यानी शुगर बढ़ी हुई है, तो बाउंड हीलिंग नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना शुगर वाले के घाव तेजी जल्दी नहीं भरते। टिश्यू परफ्यूजन है और ऑडिमा मैनेजमेंट, रेनफोर्स मेडिकल कॉम्प्लायंस, सारी चीजें के कारण आपका छठवां है ऑफ लोडिंग and pressure relief. ये the revelation professional can provide educational and how to those facts can affect the healing. ये सारी चीजें क्या करती हैं, बाउंड हीलिंग को के इफेक्ट करती हैं। याद रखना ये सारी चीजें क्या करती हैं, बाउंड हीलिंग को। आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए लास्ट खत्म करते हैं। सबसे पहले तो आपका मेरी वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत